हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओम्स लॉ में होता क्या है। तो ओम्स लॉ में बेसिकली हमको एक रिलेशन पता चलता है। तो किसके किसके बीच में रिलेशन पता चलता है? तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता चलता है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। तो करंट कैसे फ्लो होगी? तो हमको एक सेल लगाना पड़ेगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, या बैटरी लगाना पड़ेगा। तो हमने एक बैटरी लगा दिया। ये बैटरी क्या करेगा? इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा? इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। वो आप लोग को समझ रहे हैं, आप लोग को डिटेल में बताया गया है कि कैसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या करता है कि ओम्स लॉ ये बताता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई किए हैं इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है। सपोज यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो बैटरी है। बैटरी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास बैटरी 1 है और बैटरी 2 है। बैटरी 1 के पास कितने सेल हैं? 4 सेल है। और बैटरी 2 के पास कितने सेल है? 6 सेल है। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है और ये बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी 1 से। तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा। बैटरी 1 से क्या होगा? करंट फ्लो होगा और बल्ब जलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बल्ब को बैटरी 2 से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी इस वायर में करंट फ्लो होगी और बल्ब जलेगा। तो यहाँ भी बल्ब रोशनी देगा और यहाँ भी बल्ब रोशनी देगा। तो यहाँ पे बताइए कौन, यहाँ पे बल्ब में ज्यादा रोशनी होगा या यहाँ पे बल्ब में ज्यादा रोशनी होगा? मतलब कौन ज्यादा लाइट करेगा? बल्ब यहाँ पे ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है, या बल्ब यहाँ पे ज्यादा रोशनी देगा? तो देखिए B1 के पास क्या है? 4 सेल है, मतलब बैटरी यहाँ पे कम पावरफुल है। और B2 बैटरी के पास क्या है? ज्यादा 6 सेल है। तो यहाँ पे बैटरी ज्यादा पावरफुल है, मतलब यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे कम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब कम पोटेंशियल डिफरेंस है तो बल्ब में कम करंट जाएगी और बल्ब यहाँ पे रोशनी कम दे देगी। यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो बल्ब में ज्यादा करंट जाएगी और यहाँ पे बल्ब रोशनी ज्यादा देगा। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या पता चल रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ गई तो बढ़ गया, तो करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब I2 का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा I1 से। यहाँ पे करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। कहाँ से? यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो यही रिलेशन बताता है ओम्स लॉ। इतना तो पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे अगर वायर के क्रॉस या कंडक्टर के क्रॉस, तो उसमें करंट जो फ्लो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends।
ठीक है। देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर मटेरियल का टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करें, कांस्टेंट रखें, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखें, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, किसका कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम का टेम्परेचर नहीं बदले, अगर हम लोग एल्यूमिनियम का टेम्परेचर नहीं बदले, तो एल्यूमिनियम में जो करंट फ्लो होगा, इस एल्यूमिनियम में जो करंट फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। इसके अक्रॉस यानी कि इस एल्यूमिनियम के अक्रॉस हमको क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा या सेल लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा, एल्यूमिनियम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों इंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। उससे क्या होगा, एल्यूमिनियम में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यह जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, मतलब आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी के। आई क्या, इसमें जो करंट जा रही है, भी क्या, भी जो कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। आप चीज समझ भी सकते हैं कि मान ले अगर ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाएंगे, मतलब ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाएंगे, तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस या कम वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे, इस एल्यूमिनियम वायर में कम करंट फ्लो होगा। वही है ना कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है। ठीक है, तो अब समझिए एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास दो चीज है, दो क्वांटिटी है, एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स है और वाई है, या वाई है या एक्स है। ठीक है, दो चीज है, एक वाई है एक एक्स है। अगर आपको बोल रहा है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, इसका सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x को दोगुना करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर x को तिगुना करेंगे तो y भी तिगुना हो जाएगा। अगर x को 4 गुना करेंगे तो y भी 4 गुना हो जाएगा। अगर x को 5 गुना करेंगे तो y भी 5 गुना हो जाएगा। मतलब x में जितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, y का वैल्यू भी उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर x को अगर हम लोग आधा करेंगे तो y भी आधा हो जाएगा। अगर x को तिहाई करेंगे, 1/3 करेंगे, मतलब थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे कि y इक्वल टू kx है, तो अगर x का वैल्यू, इफ x कितना है, 10 है, अगर x 10 है तो y क्या हो जाएगा, 10 के, यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, 10 के हो गया। अगर मान लीजिए x 20 है तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 20 पुट कर दीजिए तो y हो जाएगा 20 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने x को क्या किया, 10 से 20 कर दिया, मतलब 2 गुना कर दिया, तो y भी देखिए क्या हो गया, ये देखिए y यहाँ पे क्या था, 10 के था, यहाँ पे y क्या हो गया, 20 के हो गया। मतलब y भी देखिए, y का वैल्यू क्या हो गया, 2 गुना हो गया। 10 के से 2 गुना क्या हो गया, 20 के हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x 2 गुना किए तो y भी 2 गुना हो गया। देखिए 10 से 20 किए तो y भी 10 के से क्या हो गया, 20 के हो गया। तो समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब अगर करंट को, अगर वोल्टेज को दुगुना करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर वोल्टेज को तिगुना करेंगे तो करंट भी तिगुना हो जाएगा। अगर वोल्टेज को 4 गुना करेंगे तो करंट भी 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो दिस कैन
आल्सो बी रिटेन एज v डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, इसका मतलब तो वही हुआ कि i को दुगुना करेंगे तो v दुगुना हो जाएगा, i तिगुना हुआ इसका मतलब v तिगुना हो गया, i चार गुना हुआ इसका मतलब v चार गुना हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो v इक्वल टू इक्वल, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। यहाँ पे i प्रोपोर्शनल v था, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू i है। दोनों तरह तो सेम ही है ना, अगर इसको दुगुना करेंगे तो ये दुगुना, यहाँ पे इसको दुगुना करेंगे तो ये दुगुना, दोनों का मतलब तो सेम ही है। एक को दुगुना करेंगे तो दूसरा दुगुना हो जाएगा। तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, इसका मतलब ये भी होता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, i है। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लोग इक्वल लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे आरएचएस में हम लोग को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, r से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो r क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। r यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, r क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, तो हम लोग क्या लिखे थे, y प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल दिए थे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए थे, kx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x को दोगुना किए थे तो y भी दोगुना हो गया था। अभी एग्जांपल में समझाए थे ना, उसी तरह से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लाए थे, k लाए थे, ताकि ये दोनों इक्वल हो गया हुआ है x। यानी कि देखिए प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल साइन लाने के लिए हमको आरएचएस में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो यहाँ भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहते हैं और किसका साइन लाना चाहते हैं, इक्वल का साइन लाना चाहते हैं। तो हमको आरएचएस में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, i के साथ। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया, मेरा r है। तो r क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो किसका रेसिस्टेंस, जिस कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जिस कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और जिसमें I करंट जा रही है। तो जिस कंडक्टर में देखिए यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर है हमारे पास, उसके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उसमें कितना करंट जा रही है, I करंट जा रही है। तो यही ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R जो आया है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रेसिस्टेंस किसका है, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस किसका है, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। किसका है, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस। इतना समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आर आई। क्या आया है, V इक्वल टू आर आई। इसको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, V इक्वल टू आर आई आपको क्या कर लेना है, इसको याद करके रखना है। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। V इक्वल टू आर आई है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग, हमारे पास क्या है, V इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ से यही फॉर्मूला आया है। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। आर को अगर हम लोग LHS में लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। इसका मतलब I इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आर। अब बताइए, देखिए V क्या हो गया, I के, देखिए V है क्या, आरएचएस को देखिए तो V क्या है, नोमिनेटर में है और R क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो
अगर V ज्यादा होगा तो I ज्यादा होगा, समझ में आया? V जितना ज्यादा होगा I उतना ही ज्यादा होगा। आपको तो वैसे भी पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। मतलब V अगर दोगुना होगा तो I भी दोगुना हो जाएगा, V तिगुना होगा तो I भी तिगुना हो जाएगा। लेकिन I जो है ना, R को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे V अपॉन R, डिनोमिनेटर में R है। अगर R का वैल्यू ज्यादा होगा तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम लोग R का वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर इस कंडक्टर में R का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इसको समझिए बढ़िया से। I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R है। अगर देखिए R ज्यादा होगा तो I क्या हो जाएगा, अगर R मोर तो I क्या, लेस। R क्या है, रेसिस्टेंस, और I क्या है, करंट। ये R समझे ना कि R है, R ज्यादा कर दिया तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R कैसे ज्यादा होगा। अगर सोचिए I इक्वल टू है, अभी R का वैल्यू मान लीजिए, V का वैल्यू 20 है और R का वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो I का वैल्यू कितना आ गया, 20 अपॉन 10, 2। ठीक है, V का वैल्यू वही रखिए 20, V का वैल्यू वही रखिए 20, और R का वैल्यू कर दीजिए कितना, 20। तो कितना हो जाएगा, I का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए V का वैल्यू वही रखिए 20 और R का वैल्यू कर दीजिए 30, R का वैल्यू 30 कर दीजिए तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 कितना आ जाएगा, 0.66। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, ये R है, ये R है और ये R है। V हमेशा हम लोग ने क्या रखा है, 20 रखा है, तो V को सेम रखा है। V का वैल्यू मान लीजिए सेम है, 20 20 20 20 20। ठीक है, यहाँ पे V का वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक है, और R का वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो जब R का वैल्यू 10 है तो I का वैल्यू कितना आया, 2। जब R का वैल्यू 20 है तो I का वैल्यू कितना आया, 1। जब R का वैल्यू 30 है तो I का वैल्यू कितना आया, 0.66। ठीक है, तो देखिए 2 सबसे ज्यादा है, 2 से कम क्या है, 1, 1 से कम क्या है, 0.66। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आए तो R का वैल्यू क्या हो गया, 10 से 20 हो गया, मतलब बढ़ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो R का वैल्यू देखिए 20 से क्या हो गया, 30 हो गया, मतलब R का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, तो जब हम लोग देखिए इधर आ रहे हैं तो R का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि जब जब R का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर वायर में R का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल था, एग्जांपल देके भी समझा दिए, एग्जांपल देके भी आपको समझा दिए कि अगर R का वैल्यू बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब R जो है वो करंट के लिए क्या है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। मतलब करंट जो है, करंट और R में समझिए ना कि लड़ाई रहता है कि अगर R ज्यादा रहता है तो करंट कम रहता है, R ज्यादा बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर R घट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ये भी आप खुद से देख सकते हैं कि अगर R का वैल्यू घट जाएगा तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर R ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब R और I में क्या है, लड़ाई चलते रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। हमको हमारे लिए फायदामंद क्या है, करंट फायदामंद है। आई क्या है, करंट। आई क्या है, करंट। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो हमको क्या, किसी से भी मतलब है, मान लीजिए करंट से मतलब है, तो करंट को देखेंगे तो करंट के लिए क्या है, दुश्मन हो गया R। ठीक है, तो करंट के लिए दुश्मन हो गया R, मतलब R क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। मतलब ये करंट के लिए क्या करता है, रेसिस्टेंस पैदा करता है। मतलब R ज्यादा हो गया तो करंट को ज्यादा फ्लो होने के लिए नहीं देता है, मतलब I कम हो जाता है। R ज्यादा मतलब क्या, I कम। समझ में आ रहा है? तो करंट के लिए क्या हो गया, एक रेसिस्ट कर रहा है। R ज्यादा होने पे क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, करंट को फ्लो होने के लिए नहीं दे रहा है, मतलब करंट का वैल्यू घटा दे रहा है। इसी कारण यहाँ पे R को क्या बोला गया है, रेसिस्टेंस बोला गया है। इसी कारण R को क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि R को रेसिस्टेंस क्यों बोला जाता है, ताकि हमको करंट से मतलब है। लेकिन करंट और R
दोनों जस्ट क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक है, तो यानी कि आई के फ्लो में, मतलब करंट के फ्लो में कौन अवरोध पैदा कर रहा है, कौन रुकावट डाल रहा है, आर, क्योंकि आर अगर बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, तो इसीलिए आर को क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस बोला जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए हम लोग उसी चीज को यहाँ पे नॉट के टर्म में लिख दिया है, I इक्वल टू क्या आ गया था, V अपॉन आर। हम लोग तो पहले देख ही लिए थे कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना करेंगे तो करंट दोगुना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को तिगुना करेंगे तो करंट तिगुना हो गया। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अगर हम लोग रेसिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम लोग रेसिस्टेंस को तिगुना करेंगे तो करंट तिहाई हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस को चौगुना करेंगे तो करंट चौथाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक को दुगुना करेंगे तो दूसरा आधा हो जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस को दुगुना किए तो करंट आधा। देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू रख के पुट करके आप लोग देख सकते हैं। आर का वैल्यू 2R करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन 2R, यानी कि आधा हो जाएगा। आप वैल्यू लेके पुट कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आर को तिगुना करेंगे तो आई तिहाई हो जाएगा, इसको चौगुना करेंगे आर को तो आई चौथाई हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, रेसिस्टेंस से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दो मटेरियल है, एक लकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, वुड है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बैटरी लगाया हुआ है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट का बैटरी है, वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट है बैटरी का। और यहाँ पे क्या है, एक एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने, यही बैटरी लगाया गया है यहीं पे, यहाँ पे भी, तो ये भी कितने 10 वोल्ट का है और ये भी 10 वोल्ट का है। बताइए किसमें ज्यादा करंट जाएगा, ये एल्यूमिनियम का रॉड है तो इसमें ऑफ कोर्स ज्यादा करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, कम है, मतलब आर क्या है, लेस है। और यहाँ पे वुड में क्या होता है, आर ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे इजीली करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब हम लोग सेम वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कम करंट फ्लो करेगा। तो I2 मान लीजिए यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, I1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा है। देखिए वोल्टेज सेम लगाए हैं लेकिन आर का अगर हम लोग डिफरेंस कर दिए, मतलब रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पे क्या है, ज्यादा है और वोल्टेज तो उतना ही है, दोनों जगह वोल्टेज देखिए सेम है, तो दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। लेकिन एक मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम करंट जाएगी और जिसमें रेसिस्टेंस कम है उसमें ज्यादा करंट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे।